लेवल्स फिज़िक्स नवंबर 2020 पेपर 11 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में वेक्टर्स की बात कर रहे हैं और थोड़ी सी इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक इन्होंने इस क्वेश्चन में दिया है ये एएस लेवल की फ़िज़िक्स में पढ़ाते हैं। ओ लेवल में मैंने आज तक इस तरह का सवाल नहीं देखा, लेकिन इस क्वेश्चन में है तो खैर कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन जनाब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हों और उन 3 फोर्सेस को अगर मैं हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करूं और हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करके एक ही ऑर्डर में क्लोज ट्रायंगल बन रही हो, एक ऑर्डर में, एक ऑर्डर का मतलब देखिए, अगर आप देखें तो मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हुआ है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जब मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा हूँ तो क्लोज ट्रायंगल बन रही है। ठीक, अच्छा, इसी तरह इसका रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक, लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर क्लोज ट्रायंगल बन रही है। तो इफ़ 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इफ़ दे आर मेकिंग अ क्लोज ट्रायंगल इन सर्टेन ऑर्डर देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन जनाब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं कर रहा। तो आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो तो 100% वो इक्विलिब्रियम में होता है। और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 फोर्सेस हैं, वेट है, टेंशन है और रिएक्शन फोर्स आर है। तो ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इन तीनों को जब मैं ज्वाइन करूँगा हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली तो एक क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए और वही इसका आंसर होगा। तो ज़रा देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका वेट, तो सर वेट जो होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो वेट वाला अगर हम एरो देखें ना तो इन सारे ऑप्शन के अंदर वेट वाला एरो राइट है, तो वेट वाले एरो की तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। उसके बाद आ रहा है ये टेंशन वाला एरो। सर टेंशन वाला एरो राइट साइड पे ऊपर की तरफ है, तो ये ओके है पर ये गलत है। सर इसको देखें, ये ओके है पर ये गलत है। तो जनाब बी और डी ऑप्शन तो आउट हो गए, अब रह गया खाली ए और सी। अब इस ए और सी के अंदर देखिए कौन सी ट्रायंगल है जो एक ही ऑर्डर में घुमा रही है। तो और कीजिएगा, वेट इधर है, रिएक्शन इधर है, टेंशन इधर है। तो आप देख लीजिए एक ही ऑर्डर चल रहा है। ठीक है जनाब, एक ही डायरेक्शन चल रही है। इसमें आइए, ये तो डायरेक्शन सही चल रही है पर ये डायरेक्शन गलत हो गई। तो जनाब सी ऑप्शन आउट हो गया, ऑप्शन बाकी बचा ए। तो इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और इफ़ दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज ट्रायंगल इन वन ऑर्डर, ठीक है जनाब, देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लोग कहते हैं एएस के फिज़िक्स में क्लोज ट्रायंगल टेस्ट। तो ये क्लोज ट्रायंगल टेस्ट को ये पूरा कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में बाय द ऑप्शन ए। अच्छा बेटा, सेम पेपर का क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29 के अंदर ये एक कन्वर्जिंग लेंस है और कन्वर्जिंग लेंस के अंदर हमने आपको ये वाली बात सिखाई है कि कन्वर्जिंग लेंस पे कोई भी लाइट रे जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो याद रखिएगा वो हमेशा सीधी जाती है, हमेशा सीधी जाती है। लेकिन आप गौर कीजिए ये सीधी नहीं जा रही। और इसी तरह एक और देखिए, ये वाली रे भी स्ट्रेट नहीं जा रही। इसलिए मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को आउट कर रहा हूँ, क्योंकि जो लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आती है, किसी भी रास्ते से आए, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो उसको सीधा जाना है। तो ए और डी तो फेल हो गए। ठीक, अब रह गया बी और सी। बी और सी के अंदर आइए तो ज़रा याद कीजिएगा कि जो रे सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है ना, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकल पॉइंट में से पास करेगी। फोकल पॉइंट से जब भी पास करती है जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो। ठीक, अब आप देखिए इन्होंने इसको फोकल पॉइंट में से पास करा दिया है, बट इट इज़ नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए ऑप्शन बी भी फेल हो गया। ठीक, और क्योंकि वो 3 ऑप्शन फेल हो गए तो अब इस ऑप्शन सी से हमें ये लर्निंग मिल रही है कि देखिए जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो सीधी जा रही है, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट। और अब वो फोकल पॉइंट से पास नहीं कर रही तो इस तरह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका आंसर है सी। तो ये एक नई लर्निंग है इस क्वेश्चन में। तो जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। तो बहुत इजी वर्डिंग में बोलूँ तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है।
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और इसके बीच में मैंने कोई लाके रख दिया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड का मतलब ऑप्शन हो गया बी। वैसे एक स्टैंडर्ड है कि अगर मैं इसको इतना लंबा ना करूं तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर हमेशा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ये स्टैंडर्ड है। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी को डायरेक्शन ऑफ फील्ड कहते हैं। तो ये मुश्किल तरीका भी किसी वजह से सिखाना चाह रहा हूँ, वरना इजी वे में अभी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कि जो करंट सेल से आ रहा है I1 है और यही I1 करंट आगे डिवाइड होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा करंट की वैल्यू होगी वो I1 होगी। तो I1 तो सबसे बड़ा करंट होगा, ठीक है जनाब। हमें रिलेशन मालूम करना है, तीनों बराबर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है जनाब। तो कोई ग्रेटर है कोई स्मॉलर होगा, तो वो रिलेशन मालूम करना है। तो I1 ग्रेटेस्ट करंट होगा और उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये सोर्स से आने वाला करंट है, ठीक। अब जब ये करंट बेटा इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो इस जंक्शन पे पहुंच के उसको दो रास्ते मिलेंगे, या तो करंट लेफ़्ट साइड पे चला जाए या करंट नीचे चला जाए, ठीक है जनाब। दो रास्ते हैं। इन दो रास्तों में जहाँ रेजिस्टेंस कम होगी, यहाँ पर सिंगल लैंप है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। यहाँ पे दो लैंप है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जहाँ रेजिस्टेंस कम होती है उसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा, तो I2 वाला करंट ज़्यादा होगा और सबसे कम करंट I3 होगा, क्योंकि I3 को दो लैंप में से पास करना है। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट स्मॉलेस्ट, वहाँ करंट स्मॉलेस्ट। और ये टोटल करंट है और इसके अंदर जो है सिर्फ सिंगल लैंप से पास कर रहा है, इसलिए इसका रिलेशन बनेगा I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। सो द राइट आंसर इज़ डी। जनाब क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर का क्वेश्चन है और काफ़ी मुश्किल सवाल है। इस क्वेश्चन के अंदर जो LDR है उस LDR की रेजिस्टेंस को मैंने R1 लिख दिया और थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को मैंने R2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये जो LDR है, इसी LDR का आउटपुट वोल्टेज उसको चाहिए 2 वोल्ट, LDR का PD उसको चाहिए 2 वोल्ट। तो मैं LDR के वोल्टेज को V1 से डिनोट कर रहा हूँ और इसकी रेजिस्टेंस को R1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है जनाब। अब जनाब टोटल EMF जो लगी हुई है इट इज़ 6 वोल्ट और 6 वोल्ट का आंसर 2 वोल्ट लेकर आना है। तो अब ज़रा देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस R1 के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला नंबर, और R2 के लिए मेरे पास ये वाला और ये वाला ऑप्शन है। तो मैं बारी बारी सबको चेक करना पड़ेगा, तो बारी बारी चेक करने में मैंने क्या करा ज़रा सुनिए। अगर मैं R1 ये वाला 2000 ले लूँ, R1 मैंने लिया 2000 और R2 मैंने लिया 6000 और टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो सॉल्व करके 2 वोल्ट नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो फेल हो गया, ठीक है जनाब। 2000 वाला ऑप्शन फेल हो गया, ठीक। अच्छा, इसी 2000 को अभी मैंने इस 6000 के साथ कराया, अभी इसी 2000 को अगेन करूँगा मैं, 2000 को अगेन सॉल्व करूँगा मैं इस वाले 1000 के साथ। टोटल वोल्टेज 6 है, आउटपुट मुझे 2 चाहिए जो कि नहीं आएगा जनाब, ठीक है जनाब। तो 2000 को मैंने 6000 के साथ और 1000 के साथ चेक कर लिया, फेल हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ ज़रा देखिएगा, दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और एग्ज़ाम में यकीनन बड़ा मुश्किल होगा इतनी सारी बातें चेक करना। अब अगर मैं R1 को 2000 लेने के बजाय 500 ले लूँ, ये मैंने ले लिया 500, ठीक। मैंने R1 लिया 500, फिर इस वाले 6000 के साथ उसको चेक करा, रिज़ल्ट अभी भी 2 वोल्ट नहीं आ रहा जनाब। तो अब ये लास्ट ऑप्शन बचा है वो यही है क्या कि अगर मैं R1 को 500 रखूं और R2 को 1000 रखूं और 6 वोल्टेज को डिवाइड करूं तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा 2 वोल्ट, विच इज़ द रिक्वायरमेंट। और अगर ये रिक्वायरमेंट है तो अब आप देख लीजिए किस कंडीशन ने सेटिस्फाई किया है। सर कंडीशन जिसने सेटिस्फाई किया है वो ये है कि ये 500 होना चाहिए और ये वाला नंबर 1000 होना चाहिए, ठीक है जी। अब ज़रा इसको ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देख के बताइए कि जब ये 500 होगा तो 500 पर ब्राइट लाइट होगी और जब ये 1000 होगा तो 1000 पे वार्म रूम होगा
तो देखिए ब्राइट लाइट 500 पर, ब्राइट लाइट 500 पर और वार्म रूम 1000 पर, तो इसका आंसर होगा सी। तो मेरा नहीं ख्याल कि एग्ज़ाम में बच्चा 4 मरतबा चेक करेगा और 4 मरतबा चेक करके फिर वहाँ पहुँचेगा, और चेक करे बगैर आप कोई और मेथड लगा ही नहीं सकते। ठीक, अलावा इतनी सी बात के कि टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस का ऐसा रेशो लेकर आना है कि 1/3 रेशो पर रिजल्ट आ जाए, तो वो 1/3 इस पर आ रहा है। खैर सारी वैल्यूज़ बेटा आप पुट कर करके चेक कीजिएगा। बच्चों के स्टैंडर्ड से बात करूँ तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन समझना आपने अब खुद ही है, काफ़ी मुश्किल सवाल है। और आप देख लें कि 40 क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो 40 में से मेरे अपने ख्याल में 25 क्वेश्चन बड़े ही सीधे सीधे से होते हैं और उसी पे ए ग्रेड मिल जाता है। 5 क्वेश्चन कुछ भारी होते हैं जो आपको ए स्टारिक दिला देता है, और उसके बाद 10 क्वेश्चन तो हर पेपर में आपको ऐसे मिलेंगे कि बस अल्लाह माफ़ी। तो चले जनाब, इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 38 को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा बेटा, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपने पूछा है, हाफ़ लाइफ का क्वेश्चन है। हाफ़ लाइफ की वैल्यू दी हुई 7 ईयर और जो इनिशियल रीडिंग है इट इज़ 0.016। तो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है 2 की पावर n बराबर है इनिशियल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग है 0.016 और इसकी जो फाइनल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग इट इज़ 0.002। ठीक है जनाब, ये फाइनल रीडिंग है। दोनों को डिवाइड करो, 8 आता है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 आता है, तो n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है जनाब, n की वैल्यू 3 है, हाफ लाइफ 7 ईयर है, 7 3 21 ईयर, तो 21 ईयर लेटर ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस पेपर के बेटा सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए।